नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े और आज मिड डे मुद्दा में बड़ी खबर है राउज एवेन्यू कोर्ट से। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके साथ और भी नाम हैं, सैम पित्रोदा समेत कई नाम हैं, लेकिन राहुल और सोनिया को एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। लेकिन मिड डे मुद्दा में हमने विषय इसलिए उठाया है कि ये राहत है या भविष्य के लिए एक नई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। बहुत सतही तौर पर एकदम सीधा सपाट आप देखेंगे तो राहत नजर आएगी। आप पोर्टल्स के हेडलाइन पे जाएंगे तो राहत नजर आएगी। लेकिन ये इतना सामान्य मामला नहीं है। 12 साल बाद, 12 क्या 13वें साल में अब है, 13वें साल में जो 13 साल की जांच थी ईडी की, उसको 1 मिनट में विशाल गोगने जो जज हैं उन्होंने खारिज कर दिया कि चार्जशीट पर हम सुनवाई ही नहीं करेंगे। चार्जशीट कहा जाए तो विशुद्ध, अगर उसके लिए एक शब्द में, तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। चार्जशीट को रद्दी की टोकरी में डाला कि इस चार्जशीट पर हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। वजह क्या है कि ये प्राइवेट शिकायत पर, निजी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो ही नहीं सकती। तो इतने दिन से ये बात आज 16 दिसंबर को क्यों आई भाई? ऐसा तो है नहीं कि 16 दिसंबर को पता चला कि ये निजी जांच, निजी शिकायत पर हुआ है। ये बात जब सामने आई कि निजी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग में ये जांच नहीं हो सकती है, तो आपको याद होगी खबर 30 नवंबर को जो खबर पब्लिक हुई थी। अक्टूबर में एफआईआर हुई थी, खबर नवंबर में सामने आई थी। ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कर दी है। अब ईडी को साइडलाइन करके, क्योंकि अगर राहुल एवेन्यू कोर्ट में बहुत सारी गंभीर बातें मैं बता रहा हूं, अभी हम चल लेंगे आगे चर्चा में। राउज एवेन्यू कोर्ट अगर ईडी की चार्जशीट पर आगे बढ़ती भी तो कानूनी रूप से वो आगे जाकर के कूड़ा हो जाता। तो क्या अब नए सिरे से अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस बात को पकड़ा, उससे सतर्क होते हुए, सावधान होते हुए एक नए सिरे से नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बहुत सीधा सपाट है मामला। इसमें आरोप जिसको लगता हो कि उसके ऊपर है, वो मान ले कि उसके ऊपर आरोप। जरा भाव को लाइए, फिर खबर खोलते हैं, क्योंकि आपको सब जगह दिखेगा कि बहुत बड़ी राहत है। स्वागत है भाव। हम भी कहते हैं राहत है, लेकिन राहत के पीछे का सच क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही है सच, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे जरूर। लाइए भाई, खबर दिखाइए। सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। ईडी की चार्जशीट, कोर्ट का इनकार, और बहुत दिनों से फैसला सुरक्षित था। आज ये जो 16 दिसंबर है, ये कम से कम 3-4 बार तारीख टल चुकी थी। और मैं तो यही कहूंगा कि सुरक्षित फैसले पर मामला ओपन नहीं हो रहा था, यानी फैसला खुल नहीं रहा था। कहीं उसके पीछे की वजह ये तो नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब ईओडब्ल्यू की एफआईआर हो गई दर्ज, तो ईडी को किनारे करो, अब नई कहानी शुरू होगी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलिए, कांग्रेस का ट्वीट दिखाइए। कांग्रेस वगैरह देखिए ट्वीट्स और इनके पोस्ट। मैं, कांग्रेस ने पोस्ट किया है तो ये नहीं कि हमारे लिए कांग्रेस का पोस्ट गीता कुरान हो जाएगा कि इसने कह दिया तो होगा। हम आपको बता रहे हैं खाली सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले 1 दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनैतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। यह सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीतिक द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते हो सकता है राजनीतिक रूप से यह पोस्ट थोड़ा काम कर जाए, लेकिन इसके पीछे अगर कांग्रेस इसकी असली मंशा नहीं समझ पा रही है, तो फिर कांग्रेस पर हम तरस खाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा चलते हैं, अब हम कुछ अदालत से जो अधिवक्ताओं की बाइट्स आई है वो आपको सुना देते हैं। सुनाइए भैया, पहले वकील साहब सौरवीर सिंह है शायद नाम इनका, सुनाइए। हाँ। Honorable Court has given a big relief to the accused in money laundering case because it was a private complainant known as Subramaniam Swamy who gave a baseless complaint against Honorable Sonia ji, Rahul ji and other members in the complaint. Court has told the ED that since it is filed by a private complainant under Section 3 of Money Laundering Act, we cannot acknowledge this complaint in court of law. It is illegal in rule of law. Before FIR, it cannot be, trial. चलिए जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनवाइए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं का रोल है, उन्हीं के एंट्री के बाद ये सब मामला गड़बड़ हुआ है। When I started arguing the case, after that, in the arguments I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money, not a millimeter movement of immovable property. All the properties remain with AJL and yet there is money laundering. AJL is now owned 90% by another company, Young India. That is all that has happened. Not-for-profit companies are made every time to make one company debt-free. Every corporate in India is doing it. To make my company debt-free, I can have a transfer of shares. But Young Indian Company is a very remarkable company. It's a not-for-profit company where all the directors, Kharge ji, Sonia ji, late Motilal Vora ji, etc., not one of them can get 1 paisa dividend, even if they want to give a dividend. They can get no profit. They can get no dispersal. They get no car, building, staff, nothing. And there is money laundering. So today the judgment is significant because cognizance is the lowest form of dealing with a case. It is very easy to take cognizance of a case. It means that the case is not worth taking cognizance of. And here you see the amount of the halla gulla shor machaya hai. BJP has made a superstructure of exaggeration. So do you think there is a motive behind this Delhi police FIR? Delhi police FIR is a subsequent development intended to cure, supposedly to cure the defect I pointed out when I argued the matter. Because there was no FIR earlier by the Delhi police. चलिए, सारी बातें दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी के आने के बाद से ही हुई हैं, मतलब उलझी हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात 12 साल से अदालत को नहीं समझ में आई, ईडी को नहीं समझ में आई, वो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने एक झटके में समझा दी। लेकिन यहीं पर सारा ट्विस्ट है। इस बात से निजी तौर पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये बहुत परमानेंट राहत। अभी भाव से आगे चर्चा में हम चलेंगे, समझेंगे। 19 तारीख को आज क्या हुआ है, बहुत मोटा समझिए, मैं हो सकता है लीगल मामला है, बहुत अच्छे से न समझा पा रहा हूं। आज ईडी की चार्जशीट को जो है खारिज कर दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे अदालत ने। लेकिन साथ में क्या कहा कि ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा, इस मामले की जांच कर रही है और उसने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर के बारे में राहुल सोनिया को बताया जा सकता है, लेकिन उनको एफआईआर की कॉपी देने की जरूरत नहीं है। मतलब एफआईआर की कॉपी आज के ही फैसले में है, एफआईआर की कॉपी राहुल और सोनिया गांधी को नहीं दिया जाएगा, विशाल गोगने जज ने ये बोला। 19 तारीख को डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उनको तलब किया गया है दिल्ली, और किसने किया है? ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनको तलब किया है, जबकि वो अपना बयान पहले से दे चुके। अब थोड़ा कुछ चीजें और, जो टाइमलाइन लाइए।
लाइए भैया, टाइमलाइन लाइए, तो लाइए फटाफट लाइए, फिर चलें भाव के पास, लाइए। हाँ, फटाफट से ला दीजिए इसको। ये सबने देखा है, मैं खाली एक बार दिमाग में फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ सबके कि देखिए 2012 में, और चलो भाई चलाओ, रुकना नहीं है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की, 2012 में। ये निजी शिकायत थी। 14 में अदालत ने सोनिया राहुल समेत 6 लोगों को समन भेज दिया। अदालत ने ही भेजा है ना, और किसी ने नहीं भेजा। क्या तब अदालत को ये समझ नहीं थी कि निजी शिकायत पर नहीं होगा? 15 से 20 में मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, और ईडी 2022 में ईडी द्वारा पूछताछ शुरू हो गई। गांधी परिवार पेश हुआ। 23-24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। यही सब तो भी आएंगे क्या? सब बैक चलेगा, टाइम मशीन में जा करके वापस चलेगा सब कुछ। ईडी ने संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। अप्रैल 25 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया, अप्रैल 25 में। अब जरा चलिए क्या आरोप है, 2 आरोप उन पे दिखा दीजिए, जरा 2 आरोप दिखा दीजिए। सोनिया राहुल ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल हड़पने की कोशिश की, ये आरोप है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज लिया और चुका नहीं पाई। आमतौर पर ऐसी हालत में संपत्तियां बेची जाती हैं। इसके बाद सोनिया राहुल ने एजेएल हड़पने की साजिश रची और यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई। इसने एजेएल का अधिग्रहण किया। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। आरोप है दिखावटी फंडिंग थी, असल में एजेएल से कोई लेन देन किया नहीं गया। यही बात अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1 मिलीमीटर न तो पैसे का लेन देन हुआ है, न प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, ये सबको पता है। एक चीज और दिखा दीजिए, इस फैसले के आईने में इसको देखना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर में कई बार बुलाकर पूछताछ की। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक कई चरणों में करीब 50 घंटे पूछताछ की। सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से पूछताछ शुरू हुई और 3 दिन के दौरान कई चरणों में 12 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए। 77 साल की सोनिया गांधी से उस वक्त 76-77 साल उम्र थी, 12 घंटे पूछताछ की गई। राहुल से 50 घंटे पूछताछ की गई। अब आते हैं भाऊ के पास। भाऊ, ये फैसला राहत है या एक नई स्क्रिप्ट? क्योंकि पुरानी वाली स्क्रिप्ट पिटी हुई थी, फ्लॉप थी, उसमें इतने झोल थे कि कल को किसी भी अदालत में चाहे कितना भी मैनेजमेंट हो जाता, हर मैनेजमेंट में गाल पे तमाचा पड़ता, इसके सिवाय कुछ नहीं था। क्या एक नए सिरे से नया खेल शुरू हुआ है? ये ईडी ने पहली बार नहीं किया आशीष। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडी को कई बार फटकारा है कि आप किसी के मात्र एफिडेविट पे या किसी के आरोपों पे कैसा केस बिल्टअप कर सकते हैं, जबकि आप एजेंसी है, आपको वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब ईडी के मामले में मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये लगता है, ये जो कोर्ट है राउज एवेन्यू का, इन्होंने इतने दिन क्यों लगाए? यदि चार्जशीट फाइल होती है और एफआईआर ही नहीं है, तो ये चार्जशीट वैसे ही नलीफाई हो जाती है। जनरली किसी भी केस में पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में लोगों को समन्स भेजे जाते हैं, लोग अरेस्ट किए जाते हैं, केस बिल्टअप होता है, और पूरी बिल्टअप होने के बाद एजेंसी चार्जशीट फाइल करती है। वो चार्जशीट एफआईआर का उसका बेस होता है, और एफआईआर और चार्जशीट के बीच में जितना इन्वेस्टिगेशन हो गया, जितने प्रूफ और सपोर्टिंग्स हो गए, वो सपोर्टिंग उस चार्जशीट में होती है और उस चार्जशीट पे कोर्ट में केस चलता है। ये नॉर्मल रूटीन है किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो। यहाँ सरप्राइजिंगली चार्जशीट कोई और फाइल करता है और ईडी घुसता है। अब सवाल ये है कि ईडी ने जो समन्स किया बुलाने के लिए, जब एफआईआर ही दर्ज नहीं तो ईडी ने क्यों समन्स किया? पॉइंट नंबर 1, ईडी को कौन सा लोगस स्टैंडी है बुलाने का? ये तो ऐसा हो गया कि एक दिन आपको भी और मुझे भी बुला लेगी ईडी कि आप जवाब दो, का भाई क्या किस लिए? बस आपकी पूछताछ होगी। अरे किस लिए भैया?
हमारे खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करो। जब कोई कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करता है। यदि मैं कल कंप्लेंट कर दूं ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम केयर नाम से, एक कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम केयर फंड जो बना है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्या ये नरेंद्र मोदी जी को तुरंत इन्वेस्टिगेशन किए बगैर सिर्फ मेरे आरोपों पे 10-10 घंटे 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेट करेंगे? क्या मोदी जी की जो भी कोई संपत्ति होगी नहीं होगी, जो भी है, जितनी भी होगी, क्या वो जब्त करेंगे? सवाल ये है। और ईडी यही करते आ रही है। एक किसी ने बोल दिया, कमिश्नर ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे गृह मंत्री, और उस आरोप पे ईडी ने 13 महीने अनिल देशमुख को जेल में डाला, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। बाद में वो सब फ्लॉप निकला। कोई कोई उसने बोला कि नहीं, मैंने तो ऐसे लोगों को चाय पानी पे बात करते हुए सुना था। उसके बाद हेमंत सोरेन को 5 महीने चीफ मुख्यमंत्री, पूरा लोकसभा चुनाव उसका जेल में निकला। क्या हुआ? किसी के कंप्लेंट पे किया, कोर्ट ने कहा ना जमीन इसके नाम पे है, ना जमीन से इसका कोई लेना देना है, ना कब्जा है जमीन पे, ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, ना जमीन ट्रांसफर है, ना पैसा ट्रांसफर है। फिर ये वो जमीन का टुकड़ा कैसा हेमंत सोरेन को कैसा अपने अंदर कर दिया? वैसे ही दारू के ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए जी, और दिए के बाद इन्होंने उठा के उसको केजरीवाल को अंदर कर दिया। कहाँ है पैसे? बोले खर्चा हो गई जी। खर्चा कहाँ हो गया हमको पता नहीं। ये तो बड़ी इजी चीज है। कोई उठ के कहे कि मैंने वानखेड़े जी को 100 करोड़ रुपए दिए, कहाँ है वानखेड़े जी ने खर्चा किए, किधर खर्चा किया पता नहीं जी। वानखेड़े अंदर है 100 करोड़ रुपए लेने के चक्कर में। पैसे कभी लिए नहीं, बस किसी ने बोल दिया उठा के, जबान में हड्डी नहीं है। ये तो अनार्की है, यही तो करती आ रही ईडी। ईडी ने किस केस में मुझे बताइए सॉलिड एविडेंस दिए? ये मैंने तीनों केसेस दिखाए, मैंने तीनों राजनीतिक केसेस है, तीनों हाई प्रोफाइल केसेस है। वहां शरद पवार को ठिकाने लगाना था, अनिल देशमुख को उठाया। आखिर उसका रिपरकेशन ये हुआ कि अजित पवार टूट गए। अजित पवार को 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। एकनाथ शिंदे टूट गए। एकनाथ शिंदे के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है अभी एकनाथ शिंदे के खाते में महाराष्ट्र में, सरनाइक, उसकी 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच थी। नोटिस इश्यू हो गए थे लोगों को, तो पार्टियां टूट गई, सरकारें बन गई इनकी। हेमंत सोरेन का क्या हुआ? किसके लिए अंदर? आखिरकार क्या हुआ? इतना बदनाम किया, केजरीवाल को भी चुनाव हार गए। कहां है 100 करोड़ रुपए? कौन से 100 करोड़ रुपए? कहां? कौन सा ट्रेसेबल चीज है भाई? ऐसे ही यहां तो किसी ने यहां कंप्लेंट की, जिसने कंप्लेंट की वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक, जमानत तक गया। ईडी बीच में कूदी 2022 में, स्वयं संज्ञान लेते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ इसमें। फिर आप इन्वेस्टिगेट करते और आप एफआईआर दर्ज करते। एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट करते और फिर सजा दिलवाते। आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी, चार्जशीट कर ली। मतलब किसी की शादी हो रही है, आप बीच में घोड़े में बैठ के चले गए वहां पे, मैं फेरे लूंगा। अरे तू कौन? तू कौन? एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई, उसकी वो बारात आ रही है, बीच में घोड़ा लेके घुस गया अंदर। और ये कोर्ट क्या है? कोर्ट को इतने टाइम क्यों लगा ये समझने के लिए कि एफआईआर ही नहीं है? कल कोई कंप्लेंट कर देगा कि भाई अशोक वानखेड़े ने बहुत ही वाहियात तरीके से हमको अपमानित किया, और ये वानखेड़े जी के खिलाफ हमने मानहानि का केस डाल दिया। डाल दो केस। केस डालने के बाद कम से कम ये तो पूछा जाएगा, भैया एफआईआर दर्ज होगी वानखेड़े जी के खिलाफ, ये तो होगा कि वीडियो कहाँ है वो? वीडियो नहीं जी। फिर आपने कैसे आरोप लगाया? मुझे किसी ने फोन करके बोला तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, मैंने सुना था। वानखेड़े जेल में है। बेसिक चीज एफआईआर होती है, ये कॉमन सेंस है किसी भी चीज में। आशीष जी, कोई चाकूमारी की घटना होती है, हत्या की घटना होती है, चोरी की घटना होती है, कोई भी घटना होती है, पहले कंप्लेंट जाती है। वो कंप्लेंट यदि प्रूफ के साथ होगी तो उसको तुरंत एफआईआर में दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला कोर्ट में जाता तब है जब चार्जशीट फाइल होती है। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाहे दिल्ली पुलिस करे, ईओ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करे, सीबीआई करे, ईडी करे, चार्जशीट कैसे दाखिल कर सकते हैं पहले ही आप एकदम एकाएक? एफआईआर नहीं है। ये
असली असली देखिए, असली तो झोल अब मैं और दिखा यहाँ सोनिया गांधी का इन्वेस्टिगेशन इलीगल गैर कानूनी था, राहुल गांधी का इन्वेस्टिगेशन गैर कानूनी था, और प्रॉपर्टी अटैचमेंट एक गैर कानूनी है, क्योंकि चार्जशीट ही नलीफाई हो गई है कोर्ट ने। कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया कि चार्जशीट फाइल किए बगैर मगर एफआईआर फाइल किए चार्जशीट फाइल हो नहीं सकती, इसलिए हम इसका संज्ञान लेते नहीं। चार्जशीट उठा के कूड़ेदान में डाल दी। लेकिन कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट द कमेंट ऑन द मेरिट ऑफ द केस। जो कांग्रेस कह रही है अपने ट्वीट में कि हमारी भारी जीत हुई है, उसमें कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया इस बारे में। हाँ, बाकी जगह ईओडब्ल्यू का केस आपने जो कहा वो अब शुरू होगा, क्योंकि वहां एफआईआर दर्ज होगी। अब टाइमलाइन एफआईआर एग्जैक्टली एक टाइमलाइन कोई नहीं देखा है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, लाना एक बिल्कुल। खबर लाना, ये मैं जज साहब के लिए लाया हूँ स्पेशली खबर। जज साहब लोगों के लिए खबर आजकल लाना जरूरी है। हाँ, कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद 29 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। ये जो चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट, जिस पर 16 दिसंबर को आज फैसला सुनाते हुए उस चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार कर दिया, चार्जशीट डस्टबिन में गई। उस चार्जशीट पर सुनवाई हो न हो, यह मामला आज का नहीं है। चार्जशीट कल नहीं लेके आई है ईडी। ये ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई हो न हो, इस मामले पर 14 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी और 29 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था कि फैसला 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। टाइम एक एक देखिए, डेट देखिएगा। उसके बाद 29 जुलाई को जब फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा गया कि 8 अगस्त को सुनाया जाएगा। टाल दिया फैसला सुनाने की तारीख। फिर 8 अगस्त को कहा गया कि 29 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। 8 अगस्त को कहा गया कि 29 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अब सुनिए, 8 अगस्त के बाद सितंबर बीता और 3 अक्टूबर को ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर कर दी। अगर ईओडब्ल्यू वाली एफआईआर नहीं हुई होती तो आज ये मामला खत्म हो चुका होता। आज के फैसले के बाद ये मामला खत्म हो चुका होता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मामला ही खत्म हो जाता, क्योंकि चार्जशीट खारिज हो जाती और कोई केस रहता नहीं। मुझे 8 अगस्त से लाओ, आशीष स्क्रीन पर लाओ भैया। मैं डेट खाली 8 अगस्त को टला तो 3 अक्टूबर को एफआईआर हुई। 29 नवंबर को यह फैसला टला। अब एक और मैं डेट आपको बता रहा हूँ। 29 नवंबर को फिर हुआ था कि सुनाया जाएगा फैसला। 29 नवंबर को यह फैसला टला और मैं डेट बता रहा हूं आप सबको। 30 नवंबर को वो खबर आई कि राहुल और सोनिया पर नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की है। अब देखिए, फिर मैं कह रहा हूं दर्शकों के पास सबको इतना समझने के लिए, सबको हमसे ज्यादा ऊपर वाले दिमाग दिया होगा। 3 अक्टूबर का एफआईआर, 4 अक्टूबर को खबर क्यों नहीं आई? राहुल और सोनिया गांधी पर एफआईआर हुई है और 3 अक्टूबर को एफआईआर हुई। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, नहीं आई एफआईआर की खबर। 29 नवंबर को सुनवाई थी, फैसला सुनाया जाना था। 29 को टाला कि 16 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे और 30 को यह खबर लीक हुई कि ईओडब्ल्यू, 30 को यह खबर लीक नहीं हुई, छप गई, स्क्रिप्ट के तहत छप गई। ये आरोप है, स्क्रिप्ट के तहत छपी कि 3 अक्टूबर को राहुल और सोनिया पर ईओडब्ल्यू ने, दिल्ली के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक एफआईआर दर्ज कर लिया नेशनल हेराल्ड में। 29 को फैसला टला था, 30 को खबर आई मेरा और 16 और उल्टा तारीख है। को मेरा फिर और उल्टा है। मैं इसको रिलीफ इसलिए भी नहीं मानता आशीष जी कि जब चार्जशीट फाइल होती है, जब पहली बार चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद नोटिस इशू हो गए होंगे, कोर्ट ने नोटिस इशू किए होंगे। तो जब चार्जशीट फाइल की तो चार्जशीट के नीचे एफआईआर क्या है ये तो कोर्ट ने देखा होगा। जब एफआईआर ही नहीं तो वो चार्जशीट कोर्ट ने एक्सेप्ट ही कैसी की, सवाल पहला वो है। कोर्ट ने उस चार्जशीट पे डिस्कशन भी क्यों किया? सारा डिस्कशन बेनामी हो गया। डिस्कशन क्या हुआ? अभी तक डिस्कशन ये हुआ कि भैया ये नो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, इसी पर डिस्कशन हुआ ना। लेकिन ये केस खारिज क्यों किया? ईडी का केस खारिज इसलिए किया कि एफआईआर नहीं थी। जो मनु संघवी ने जो डिस्कशन किया, बाकी लॉयर्स ने जो डिस्कशन किया, उसका तो कोई रेफरेंस ही नहीं इसमें।
मैं सिर्फ ईडी का केस लेके चल रहा हूं अभी वर्तमान में, जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं। जब कोर्ट ने चार्जशीट एक्सेप्ट कर ली, उसी समय एफआईआर देखी क्यों नहीं? क्यों नहीं देखी एफआईआर? चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की थी, चार्जशीट ईडी ने दिया था और इसी पे सुनवाई चल रही थी कि हम आपकी चार्जशीट सुनवाई एक्सेप्ट हो, करें। आशीष जी चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी तब सुनवाई हाँ, होगी। हाँ, तो चार्जशीट जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी तो उस केस का एफआईआर कहाँ है, ये तो पूछेगी कोर्ट। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। ये दलील अभिषेक मनु मुझे एक बात बताइए, दीवारें खड़ी करने के पहले छत कैसी डलेगी? हाँ, अब इसीलिए तो पिलर भी नहीं, हवा में छत डलेगी क्या? यही इस टाइमलाइन में यही है भाऊ कि जब ये जुलाई में ही ये सुनवाई में तत्काल इनको फैसला ले लिया इन्होंने कि ये नहीं सुनने लायक है चार्जशीट। मैं लेकिन ये कब तक उस पर फैसला टालते रहे, जब तक लर्नेड EOW का FIR नहीं आता सामने। कोई भी लर्नेड जज चार्जशीट के साथ एफआईआर देखता है। चार्जशीट फाइल हुई, एफआईआर क्या थी, चार्जशीट क्या फाइल हुई, ये तो देखेगा कि एफआईआर डकैती की है, हत्या की है, और चार्जशीट डकैती की फाइल हुई, ये तो नहीं होगा। चार्जशीट क्या है ये देख के ही, एफआईआर क्या देख के ही चार्जशीट फाइल होगी। जब एफआईआर ही नहीं था तो कोर्ट ने तभी उठा के फेंक देना चाहिए था। वेयर इज एफआईआर? किस पे चार्जशीट बनाई आपने? हवा में चार्जशीट बनाई, एफआईआर कहाँ है? यही तो इस टाइमलाइन में स्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो फेंकना था जुलाई में उसको 16 दिसंबर तक लेके आए, इसीलिए टाइमलाइन में दिखा रहा हूं जो चीज मैं इसीलिए कोर्ट को महान नहीं मानता इसमें। कोर्ट ने जगह दी है एफआईआर फाइल करने की। कोर्ट ने जगह नहीं दी, कोर्ट ने सब कुछ, कोर्ट ने सहूलियत पर दिया है, एक एक मौका दिया। बताइए आप 29 को आखिरी कितने बार, 4 बार तारीख टली है, 4 बार डेट लगी, किस चीज के लिए, डेट किस चीज के लगी? आज फैसला नहीं सुनाएंगे, अगले बार आना, 15 दिन बाद। अच्छा, फैसला कोई ऐसा बहुत नहीं था कि 2000 पन्ने का फैसला है जिसमें रामायण महाभारत और गीता के श्लोक कोट करने और वेदों की ऋचा देनी है। फैसला इतना 2 मिनट का था, एफआईआर नहीं है, ये चार्जशीट स्टडी नहीं करती, काम खत्म। जो आज सुनाया इतना तो था, लेकिन तब एफआईआर नहीं थी। हाँ, तो ये जज साहब को शायद तभी मालूम हो गया था, लेकिन ये पूरा समय इसलिए लिया गया कि प्रशासन को पर्याप्त समय दिया जाए कि दूसरी एफआईआर फाइल हो। एक बार और बता दूं मैं आपको, किसी और की फाइल्ड एफआईआर पे कोई तीसरी एजेंसी जांच नहीं कर सकती। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर फाइल की तो ईओडब्ल्यू ही उस पे जांच करेगी। ईओडब्ल्यू करेगी। कोर्ट उसको हो सकता है कि वो ईओडब्ल्यू से केस ट्रांसफर कर देगा। जब कोर्ट ट्रांसफर कर देगा ईडी को, देन ईडी कम्स इन। अच्छा, दो तथ्य और लाने जरूरी है। जब इतना तक आए तो 2 तथ्य और। ये ईओडब्ल्यू की एफआईआर 3 अक्टूबर को हुई। यहां पर भी स्क्रिप्ट में झोल हुआ कि 3 अक्टूबर को एफआईआर हुई थी तो 20-25 अक्टूबर को खबर आ जाती। ये खबर ही नहीं आई 29 को। अब 16 तारीख के लिए बेस तैयार कैसे हुआ जब 30 को खबर आई? तो 29 की सुनवाई टाली गई कि 30 को खबर आई, एफआईआर हो चुकी है। अब आज 16 तारीख को कहा गया ना कि वो वाली एफआईआर चलती रहेगी, उस पर जांच चलेगी, एक एजेंसी कर रही है जांच, ये बोला गया। उसके अलावा एक बात और, जो विशाल गोगने जज हैं, जज साहब के पास राबड़ी देवी का केस भी है, राबड़ी देवी वाला केस, और राबड़ी देवी वाले केस में एक याचिका है कि इनके पास से केस ट्रांसफर किया जाए हमारा। कुछ तो खूबी होगी, ये याचिका हमारी ट्रांसफर की जाए, ये राबड़ी देवी वाले मामले में लगा हुआ है पहले से। उसके बाद इसके बाद ईओडब्ल्यू जो जांच अब करने जा रही है, इसमें जैसे ही एफआईआर हुई थी, एफआईआर के बाद अदालत ने जो एक, मतलब जैसे कोई भी एफआईआर हुई तो एक जज के पास गई एफआईआर ईओडब्ल्यू, उसमें
जज ने कहा कि एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए जिन पर एफआईआर है उनको। ये मतलब सब मैं बिल्कुल। रिटर्न में मैं बता रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जितने भी उसमें पक्ष हैं जिन पर एफआईआर में जिनका नाम है, उनको एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए। दिल्ली पुलिस इस फैसले के खिलाफ फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में विशाल गोगने के अदालत में आती है, इस फैसले के खिलाफ कि हमको कहा गया है अदालत की तरफ से कि हम एफआईआर की कॉपी दें, इस पर दोबारा आप विचार करिए। और विशाल गोगने कहते हैं कि एफआईआर की कॉपी देने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले फैसले पर रोक लगा देते हैं। और आज के फैसले में भी आप फैसला देखेंगे भाऊ, तो उसमें भी यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जो एफआईआर है, एफआईआर उन पर हुई है, ये उनको सूचित किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर की कॉपी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ओवर रूल हुआ है एक अन्य कोर्ट के फैसले का, जिसमें था कि एफआईआर की कॉपी दी जाए, उसको ओवर रूल किया गया है कि नहीं, एफआईआर की कॉपी नहीं देने की जरूरत है, एक जगह पे इसी नहीं है। हाँ। मतलब बड़ा अजीब लीगल सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। एफआईआर की कॉपी ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंशियल मामला है? हम्म, कोर्ट में तो हर डॉक्यूमेंट दूसरे पार्टी को प्रोवाइड करना पड़ता है। हम्म, हम्म, यदि मेरे खिलाफ एफआईआर है, मुझे पता ही नहीं मेरे खिलाफ चार्जेस क्या क्या है, हाँ। तो मैं मेरा बचाव पक्ष कैसा तैयार करूंगा? हम्म, हो सकता है मेरे पे मर्डर केस ही चला दो आप, हम्म, मेरा कोई लेना देना ही नहीं कहीं। आप मेरे पे आरोप लगा दो कि ऑस्ट्रेलिया में जो फायरिंग हुआ उसमें अशोक वानखड़े इन्वॉल्व थे, लगा दूंगा चार्जशीट। तो जब तक चार्जशीट मुझे पता नहीं, तब तक मैं कैसा मानूं? हम्म। ये कोई गजब है, मुझे गजब। मुझे इसमें कोई बड़ी राहत नहीं दिखाई देती है। ये आने वाले संकट की एक और ये है। नहीं, इसमें आगे संकट हो इसको ना हो। क्या है, जो जल्दबाजी में ईडी ने, क्योंकि ईडी तो अभी अपने आप को भगवान समझने लगी। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय के लताड़ सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, जो थोड़ी बहुत लताड़ मिलती है। तो इन्हों को लगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ही फेल हो गया है, तो इसके पहले इसको रेक्टिफाई करने के लिए ईओडब्ल्यू से उन्होंने एफआईआर करवाई। अब ईओडब्ल्यू की इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। अब ईओडब्ल्यू समन्स करेगा। अब 40-40 घंटे ईओडब्ल्यू नहीं, इन्वेस्टिगेट करेगा, एक लेकिन सवाल ईडी। खाली, ये जो घंटों 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे पूछताछ हुई है, तो ईडी जब उसके लिए मतलब ऑथराइज नहीं थी, ईडी तो गलत की, तो माफी मांगेगी ईडी। जो संपत्ति सीज 661 करोड़ की संपत्ति अटैच करने के लिए नोटिस जारी किया था, ये नोटिस का क्या होगा? सब ये तो मनमानी है बेसिकली। मैंने मुझे ये लगता है सारा बाबू। हाँ, ईडी की जब चार्जशीट ही एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर ईडी का सारा इन्वेस्टिगेशन इलीगल हो गया। हाँ, ईडी ने किस बिना पे इन्वेस्टिगेशन किया? ये सवाल केवल ये है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कानूनी शिकंजे में बरकरार रखने की कवायद है और कुछ नहीं। बरकरार रखने की कवायद है। कि केस चल रहा है, केस एक एक चल रहा है। एक उन्होंने एक देख लिया कि ईडी ने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए ईओडब्ल्यू से एफआईआर करने का समय दिया गया। और जो दो टुक केस था, मेरे जैसा जज था तो मैं पहले ही दिन जब मेरे पास चार्जशीट फाइल होती, ईडी चार्जशीट फाइल करती, तो मैं ईडी को यही पूछता कि आपने चार्जशीट कैसी फाइल की, इसकी एफआईआर कहाँ है? एफआईआर के बगैर चार्जशीट कैसी हो सकती है? एफआईआर नहीं तो चार्जशीट नहीं, थ्रो दिस केस आउट। इसमें बहस भी नहीं होनी थी। चलिए बगैर अब पिलर के और बगैर छत के, बगैर दीवार के और बगैर पिलर के हवा में छत बनेगी नहीं, यह बताने के लिए वकीलों की जरूरत नहीं है। आदरणीय जज साहब समझ सकते हैं कि हवा में छत नहीं बन सकती। पहले पिलर या दीवार कुछ तो खड़ी करो। छत लेके आ गए साहब, हम छत लेके आ गए, रखेंगे कहां? मेरे सर पे? ये केस ही एडमिट नहीं होना था। और चार्जशीट पर हम सुनवाई नहीं करेंगे,
ये बताने में जुलाई से 16 दिसंबर आ गया। जुलाई से ये 16 दिसंबर कि नहीं मतलब होता है। नहीं, जुलाई से 16 दिसंबर सिर्फ ये निर्णय रोक के रखा था। हाँ, निर्णय ये रोक केस के। कब एडमिट हुआ? 2022 में एडमिट हुआ केस। हम्म, कोर्ट में केस कब गया तब देखिए ना, उस डेट से टाइमलाइन देखिए। जिस डेट को कोर्ट में केस गया उसी दिन एक केस रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। ये केस एडमिट ही नहीं होना चाहिए था, एडमिट के ही मेरिट नहीं है इसको। जब बिना एफआईआर के, वाकई बिना एफआईआर के कैसे इस पर चल रहा था केस, जारी था, सुनवाई हो रही थी निजी शिकायत पर, आखिर वो बात आखिर में आई ना। है, चलिए, इसको कांग्रेस राहत के रूप में ले रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो मकसद है सरकार का, सरकार अपने मकसद पर अभी भी वैसे ही चल रही है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।